Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students and viewers. Welcome to the course of Mobile Ad Hoc Network. This is week number 11 of the course. Previous week हम लोगों ने कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा था. वो प्रोटोकॉल्स जो थे वो ट्रांसपोर्ट लेयर से रिलेटेड थे एंड दे वर फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क. अभी तक हम लोगों ने मानेट से रिलेटेड दो लेयर्स को डिटेल से देखा है, यानी नेटवर्क लेयर को हम कवर कर चुके हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर को हम कवर कर चुके हैं. एंड नाउ इट्स टाइम टू शेड सम लाइट ओवर द डेटा लिंक लेयर. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डेटा लिंक लेयर इन जनरल एंड देन वी विल शिफ्ट आवर डिस्कशन टू मैक लेयर इश्यूज. डिज़ाइनिंग प्रोटोकॉल फॉर द मैक लेयर फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क्स, कौन से डिज़ाइन गोल्स हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड फाइनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम प्रोटोकॉल्स दैट हैव बीन डिज़ाइंड और डेवलप्ड फॉर द मैक लेयर ऑफ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन टू द डेटा लिंक लेयर. आपको पता होगा कि OSI मॉडल में या TCP/IP मॉडल में जो डेटा लिंक लेयर है इट इज़ एक्चुअली द सेकंड लेयर ऑफ द OSI और TCP मॉडल. जब हम बात करते हैं फ्रॉम बॉटम टू अप तो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है वो फिज़िकल लेयर है, वाइल द सेकंड लेयर इज़ द डेटा लिंक लेयर. बाकी लेयर्स के मुकाबले में इस लेयर को के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेयर बिकॉज इट्स की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं. इन अदर सेंस आप कह सकते हैं कि इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ज़्यादा हैं, राइट. डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक चीज़ ये है कि इट एक्चुअली हाइड्स the details of the underlying hardware and it represent itself to the upper layer as the medium to communicate. Well, जो आपकी actual communication होती है, transmission होती है in the form of the bits, that actually happen at the physical layer. बल्कि मोर करेक्टली द कम्युनिकेशन इज़ ओवर द मीडियम इटसेल्फ. वो मीडियम वायर्ड भी हो सकता है और वो मीडियम वायरलेस भी हो सकता है. लेकिन जो अपर लेयर्स हैं अबव द डेटा लिंक लेयर ख़ुद ये हार्डवेयर की डिटेल्स उनसे छुपाता है और उनको ये इम्प्रेशन देता है कि जो एक्चुअल मीडियम है, जो एक्चुअल लेयर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन, दैट इज़ एक्चुअली द डेटा लिंक लेयर. So that is why हम कह सकते हैं कि data link layer it actually hides the details of the underlying hardware and it from the upper layers and it represent itself as a medium to जहाँ पे communication जो है वो आपकी अकर होगी. हर एक layer different communication से related services provide करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो डेटा लिंक लेयर है इट एक्चुअली वर्क्स बिटवीन टू होस्ट विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड इन सम सेंस. डायरेक्ट कनेक्शन आपके पास पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकती है, ब्रॉडकास्ट भी हो सकती है. सो डेटा लिंक लेयर इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा स्ट्रीम टू द सिग्नल bit by bit and then send that over the underlying hardware. That is the responsibility of the data link layer at the sender side. जो आपके पास रिसीविंग एंड है वहाँ पे डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? इट विल एक्चुअली पिक द डेटा फ्रॉम द हार्डवेयर फिजिकल लेयर से और फिर उन electrical signals because that is communication is always in the form of the signals. तो उनको उनसे जो है वो फ्रेम्स को बनाना, रिकग्नाइज करना, एक्सट्रैक्ट करना एंड देन उस फ्रेम्स को, उस डेटा को फिर अपर लेयर यानी नेटवर्क एंड देन ट्रांसपोर्ट एंड देन एप्लीकेशन लेयर के हवाले करना. दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर एट द रिसीवर साइड.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंडिंग साइड पे, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि चूंकि हम डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, सो मोस्टली डेटा एट द डेटा लिंक लेयर इज़ रिफर्ड एज अ फ्रेम। तो यहाँ पे आपको फ्रेम का वर्ड जो है वो बार बार हो सकता है कि सुनने को मिले। सो फ्रेम मीन द डेटा, जो एक्चुअल डेटा है एट द ऑफ द यूज़र एट द एप्लीकेशन लेयर। देन कभी हम उसको पैकेट का नाम देते हैं, कभी डेटाग्राम का नाम देते हैं, कभी उनको हम बिट्स कहते हैं, जबकि डेटा लिंक लेयर पे उनको हम जो है वो फ्रेम का नाम देते हैं। डेटा लिंक लेयर को जब हम पढ़ते हैं तो दो चीज़ें हैं जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी हैं, एंड दे आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। वेल, इफ़ यू आर फैमिलियर with the tree data structure और hierarchical relationships among data, तो वहाँ पे आप लोगों ने नोड्स और लिंक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कम्युनिकेशन एट द डेटा लिंक लेयर, जिस तरह अभी मैंने बताया, दैट इज़ होस्ट टू होस्ट या नोड टू नोड भी आप इसको कह सकते हैं। यानी डेटा यूनिट जो है फ्रॉम वन पॉइंट इन द इंटरनेट, it need to pass through many different networks before reaching to another point. हो सकता है एक नोड आपके पास हो पाकिस्तान में और दूसरा नोड आपके पास हो लेट्स सपोज इंग्लैंड में। तो इन दोनों नोड्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो इन बिटवीन, इफ़ द कम्युनिकेशन इज़ यूजिंग द इंटरनेट, तो इन बिटवीन वो डेटा जो है कई डिफरेंट लेन से और वेन से गुजरने के बाद जो है वो अदर पॉइंट तक, अदर नोड तक या डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। और ये जो लेन्स और वेन्स है इनको हम डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल रूटर्स हो गई वगैरह वगैरह। तो इस पार्टिकुलर सिनारियो में जो आपके पास एंड होस्ट्स हैं, ठीक है, या जो आपके पास इंटरमीडिएट रूटर्स हैं, उनको हम नोड्स कहते हैं। और इन बिटवीन इन नेटवर्क्स के जो आपके पास कनेक्शंस हैं उनको हम लिंक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट नोड है, ये आपके पास क्या है जी, दिस इज़ द सोर्स। जो आपके पास एंड नोड है, दैट इज़ द डेस्टिनेशन। इसके अलावा ये जो 4 आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 3 एंड 4, ये जो रूटर्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस सिंबल। दे आर आल्सो नोड्स, इंटरमीडिएट नोड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको नज़र आ रहा है कि जो आपके पास एक लिंक ये है, इसके अलावा इन लिंक्स लेन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए वी हैव अनदर। सो ये दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द लिंक्स विच एक्चुअली कनेक्ट्स लेन्स एंड वेन्स एक्सेट्रा। ये जो लिंक्स हैं इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है वो पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकते हैं और ब्रॉडकास्ट भी हो सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक में क्या होता है कि देयर इज़ अ डेडिकेटेड लिंक, अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन एनी टू डिवाइसेस। जो ब्रॉडकास्ट लिंक है ऑन द अदर हैंड, वहाँ पे जो लिंक है उसको हम शेयर करते हैं बिटवीन सेवरल पेयर्स ऑफ डिवाइसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो ट्रेडिशनल टेलीफोन्स हैं घरों में जो आप लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। और जो आप लोग सेल फोन्स यूज़ करते हैं, दे एक्चुअली यूज़ अ ब्रॉडकास्ट लिंक जो कि शेयर करते हैं अमंग डिफरेंट सेल फोन यूज़र, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रॉडकास्ट लिंक। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लिंक्स अवेलेबल। और इसके अलावा जो डेटा लिंक लेयर हैं उसको हम 2 सब लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सब लेयर is called data link layer, while the second sublayer is called media access control, yeah, in short DLC and MAC, MAC or MAC for short.
इन सब कैटेगरीज की वजह से जब हम डेटा लिंक लेयर को रिफ़र करते हैं, सो समटाइम वी कॉल इट अ मैक लेयर. Mac layer is actually a sub layer, but it also refers to the data link layer itself. So Mac layer mean data link layer, and data link layer mean data link layer. And we also have the data link control or DLC sub layer. जो DLC sub layer है, it actually deals with issues common to both the point to point links as well as the broadcast link. दोनों के issues को ये handle करता है. While on the other side, जो make sub layer है, it only deals with issues specific to the broadcast links. Okay, so DLC responsibility इसकी ज़्यादा है because it will deal with the issues that are common to both the point to point as well as the broadcast link. While on the other hand, जो make layer है, it will be responsible for dealing with issues that are specific to the broadcast links. अगर हम बात करें सर्विसेज की, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है टू द लेयर्स अबव इट. सो डेटा लिंक लेयर जिस तरह मैंने बताया, it is actually located between the physical layer and the network layer. So that is the second layer. So इसका मतलब है कि it will provide its services to the network layer because the network layer is above the data link layer. तो खुद ये physical layer की services को receive करेगा या यूज़ करेगा, और अपनी services ये किसको provide करेगा? network layer को. जो मेन स्कोप या मेन ड्यूटी है डेटा लिंक लेयर की, दैट इज़ नोड टू नोड और होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पैकेट है और वो ट्रैवल कर रहा है इन द इंटरनेट, तो जो डेटा लिंक लेयर है ऑफ अ नोड, वो नोड आपके पास होस्ट भी हो सकता है, वो रूटर भी हो सकता है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर डिलीवरिंग द डेटाग्राम to the next node in the path, not the final destination. For this purpose, जो data link layer of the sending node है, it actually needs to encapsulate the datagram that it receives from the network in a frame. Encapsulation करता है datagram की जो इसको मिला है from the layer above it, और इस layer पे हम उसको क्या कहते हैं? frame कहते हैं. और फिर जो है रिसीविंग साइड पे जो डेटा लिंक लेयर है, इट विल एक्चुअली डीकैप्सुलेट द डेटाग्राम फ्रॉम द फ्रेम. जो फ्रेम उसको मिला है उससे डेटाग्राम को एक्सट्रैक्ट करेगा, डीकैप्सुलेट करेगा और उसको नेटवर्क लेयर के हवाले करेगा. नाउ अ बेसिक क्वेश्चन इज के इनकैप्सुलेशन, डीकैप्सुलेशन इंटरमीडिएट नोड्स पे वाई वी नीड इट? होस्ट सोर्स डेस्टिनेशन पे इनकैप्सुलेशन ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने देखा था, बट वाई वी नीड एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन एट द इंटरमीडिएट नोड्स? दरमियान में आपके पास रूटर्स हैं, वो क्यों ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं? सो द रीज़न इज़ दैट ईच लिंक may be using a different protocol with a different frame format. Even अगर वो सेम प्रोटोकॉल भी यूज़ कर रहे हैं तब भी इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन वो रिक्वायर्ड है, बिकॉज लिंक लेयर की जो एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम द एड्रेसिंग स्कीम यूज एट द अदर लेयर्स. नेटवर्क लेयर के एड्रेसेस डिफरेंट है, ट्रांसपोर्ट लेयर के एड्रेसेस डिफरेंट हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर पे वी आर डीलिंग विद द पोर्ट नंबर्स, नेटवर्क लेयर पे वी आर डीलिंग विद द लॉजिकल एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एड्रेसेस, मैक लेयर एड्रेसेस. सो दे आर डिफरेंट, एड्रेसेस डिफरेंट हैं. So there is one reason why we need encapsulation and decapsulation at the intermediate nodes. Okay, coming back to the services. So host to host communication पे बात हो गई. Now framing. फ्रेमिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक सर्विस है जो कि हमें डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करती है, और मैंने ये भी बताया कि जो पैकेट है, जो डेटा है डेटा लिंक लेयर पे, उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम फ्रेमिंग कहते हैं. सो हर
एक नोड पे जो डेटा लिंक लेयर है, इट विल एक्चुअली नीड्स टू इनकैप्सुलेट द डेटाग्राम. डेटाग्राम की जब मैं बात करता हूँ, सो आई एक्चुअली रिफर टू द पैकेट दैट द डेटा लिंक लेयर रिसीव्ड फ्रॉम द लेयर अबव इट. और वो कौन सा लेयर है अबव इट? दैट इज द नेटवर्क लेयर. तो जैसे ही नेटवर्क लेयर से इसको पैकेट रिसीव होता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको सेंड करने से पहले उसको उसकी फ्रेमिंग करे, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करे, उसकी इनकैप्सुलेशन करे एट द सेंडिंग साइड. यानी इन अदर वर्ड्स उसके साथ एक्स्ट्रा कंट्रोल इंफॉर्मेशन को ऐड करें, एड्रेसिंग जो है वो इंक्लूड करें. और सिर्फ सेंडिंग साइड पे फ्रेमिंग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती. The node also needs to decapsulate the datagram from the frame at the receiver side. Receiving side पे the concept is of framing is opposite. वहाँ पे आपको फ्रेम मिलेगा at the data link layer, और उस फ्रेम से आपने डेटाग्राम को डिकैप्सुलेट करना है, और फिर इस डेटाग्राम को आपने नेटवर्क लेयर के हवाले करना है, और फिर वो आगे जो है वो उसको डिकैप्सुलेट करके ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले करेगा, और फिर एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लेयर के. So almost all link layer protocols, they actually encapsulate each network layer datagram within the link layer frame before transmitting it over the communication link. और फिर फ्रेम में डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, उसमें डेटा फील्ड्स भी होते हैं. इसके अलावा डेटा फील्ड्स में एक्चुअली जो आपका नेटवर्क लेयर डेटाग्राम है उसको हम इंसर्ट करते हैं. इसके अलावा कुछ हेडर फील्ड्स भी वहाँ पे होती हैं. So that is actually framing is a service provided by the data link layer. Okay. Framing के बाद another service is flow control. भाई ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने इस पर ठीक ठाक डिटेल से बात की थी. फ्लो कंट्रोल मैकेनिज़्म किस तरह उसको हम हैंडल करते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की एग्जांपल्स हमने देखी थी, और कहाँ कहाँ पे हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं, एंड व्हाट आर द टेक्निकलिटी इन एड्रेसिंग द फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म. सो कॉन्सेप्ट इज सेम, बट हियर वी आर अप्लाइंग इट एट द डेटा लिंक लेयर. तो जो सेंडिंग साइड पे जो डेटा लिंक लेयर है, वो एक्चुअली हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं जो कि फ्रेम्स को प्रोड्यूस करता है, और रिसीविंग जो डेटा लिंक लेयर है एट द अदर साइड ऑफ द लिंक, दैट इज़ एक्चुअली अ कंज्यूमर जो कि इन फ्रेम्स को कंज्यूम करता है. तो फ्लो कंट्रोल में इफ़ यू रिमेंबर, अगर प्रोडक्शन ऑफ फ्रेम्स उसका जो रेट है, इफ़ दैट इज़ हायर, तो इसका एंड इफेक्ट क्या होगा कि जो फ्रेम्स रिसीवर को रिसीव हो रहे हैं उसको उन फ्रेम्स को बफर करना होगा. लेकिन अगर बफर भी फुल हो जाए तो फिर इनकमिंग फ्रेम्स को ड्रॉप करना होगा. ठीक है. सो वी नीड टू कंट्रोल द फ्लो, और इसको हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल. क्योंकि आप अनलिमिटेड बफर साइज तो रिसीविंग साइड पे नहीं रख सकते. सो आपके पास दो चॉइसेस हैं. एक तो ये कि अगर रिसीविंग डेटा लिंक लेयर पे अगर फ्रेम्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसको ड्रॉप करेगा इफ़ द बफर इज़ फुल. और सेकेंड चॉइस क्या है कि जो रिसीवर है वो एक फीडबैक सेंड करेगा टू द सेंडिंग डेटा लिंक लेयर, और उसको बताएगा कि पैकेट सेंड करना स्टॉप कर लो, या एटलीस्ट अपनी स्पीड को जो है वो स्लो कर लो, बिकॉज आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपके सारे पैकेट्स में जो है बफर में अकोमोडेट नहीं कर सकता, और इसकी वजह से हमारे पैकेट्स लॉस होंगे और फिर आपको रिट्रांसमिट करना होगी तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी. सो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हम फ्लो कंट्रोल यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं. अनदर सर्विस इज़ रिलेटेड विद द एरर्स, के एरर्स को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं. और एरर कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो वी एक्चुअली refer to two things. The first is कि errors को detect किस तरह करना है, while the second thing is कि errors को correct किस तरह करना है. Sending side पे जो frame है in a data link layer, उसके bits किसी भी वजह से change हो सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं,
ट्रांसमिट कर रहे हैं आप ओवर अ ट्रांसमिशन मीडियम, स्पेशली अगर ट्रांसमिशन मीडियम आपके पास वायरलेस है, तो रिसीविंग साइड पे जो सिग्नल्स रिसीवर को रिसीव हो रहे हैं या जो बिट्स उसको मिल रहे हैं, वो उसको कंबाइन करेगा, फ्रेम्स क्रिएट करेगा. सो देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स टू हैपन एट एनी स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन. तो पहला काम रिसीवर क्या करेगा कि एरर्स को डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्शन के बाद या तो वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर करेक्शन पॉसिबल नहीं है तो वो जिस फ्रेम में एरर है उसको डिस्कार्ड कर देगा, और फिर सेंडर को कहेगा कि अब आप इसको रीट्रांसमिट करें. ठीक है. अच्छा, जो जिस तरह आप देखते हैं कि फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज़्म यहाँ पे भी है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी है, लेकिन जो एरर कंट्रोल का मैकेनिज़्म है वो मोस्टली उसको हम एक मेन फंक्शनैलिटी कह सकते हैं ऑफ द डेटा लिंक लेयर. आल्दो कि एरर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर और इवन नेटवर्क लेयर पे भी पॉसिबल है, बट वो लिमिटेड फॉर्म में होगा. उसको आप लिमिटेड फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन कह सकते हैं. जबकि एरर डिटेक्शन या एरर कंट्रोल मैकेनिज्म एट द डेटा लिंक लेयर इज़ यूजुअली मोर सोफिस्टिकेटेड, और इसको आप हार्डवेयर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अनदर सर्विस इज रिलेटेड विद द कंजेशन. क्योंकि लिंक लेयर पे हमारे पास फ्रेम्स होते हैं तो कंजेशन पॉसिबल है, और अगर कंजेशन है तो आपके फ्रेम लॉस भी हो सकते हैं. मोस्टली जो आपके पास इस लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं वो डायरेक्टली कंजेशन को तो कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि कंजेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इशू जो कि मोस्टली रिलेटेड है विद द नेटवर्क लेयर और विद द ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि दैट इज़ लाइक एन एंड टू एंड नेचर. याद होगा आपको कि हमने कंजेशन को और फ्लो कंट्रोल को डिवाइड किया था इनटू सब सर्विसेज जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर बात कर रहे थे. सो कंजेशन कंट्रोल लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मोस्टली हम ये काम जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से या नेटवर्क लेयर से ले लेते हैं. जो मेरे ख्याल में जो सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द नेटवर्क लेयर, दैट इज़ एक्सेस टू द चैनल या लिंक एक्सेस जिसको हम कहते हैं. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर डेटा लिंक लेयर की जो 2 सब कैटेगरीज हैं या 2 सब लेयर्स हैं, लिंक कंट्रोल हैं और मैक हैं. सो लिंक एक्सेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादातर मैक सब लेयर की है. मीडिया एक्सेस लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल. एक्चुअली जो लिंक एक्सेस है इसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं. जो सबसे कॉमन प्रोटोकॉल है उसको मैक प्रोटोकॉल कहा जाता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है. इट एक्चुअली स्पेसिफाइज द रूल्स by which a frame is transmitted onto the link. कब फ्रेम ट्रांसमिट करना है, किस तरह करना है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को किस तरह गारंटीड करना है, किस तरह जो है वो हिडन नोड प्रॉब्लम्स को या एक्सपोज नोड टर्मिनल प्रॉब्लम्स को हमने एड्रेस करना है, एक्नॉलेजमेंट को किस तरह डील करना है, वगैरह वगैरह. ऑल दीज इश्यूज आर हैंडल एट द मैक प्रोटोकॉल. ठीक है. उसमें स्पेसिफिकेशंस रखी गई हैं, रूल्स डिफाइन किए गए हैं. अगर पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कि एक डेडिकेटेड लिंक है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है. लिंक के एक साइड पे सेंडर है, लिंक के दूसरे साइड पे रिसीवर है. उस केस में मैक प्रोटोकॉल इज सिंपल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है. लेकिन इंटरेस्टिंग सिनारियोस कब होंगी जब आपके पास मल्टीपल नोड्स हों और शेयर्ड सिंगल ब्रॉडकास्ट लिंक हो. उस केस में जो है मल्टी एक्सेस प्रॉब्लम को एड्रेस करना दैट इज़ अ बिग चैलेंज. सो वहाँ पे जो मेक प्रोटोकॉल है इट एक्चुअली सर्व्स टू कोऑर्डिनेट द फ्रेम ट्रांसमिशन ऑफ द मैनी नोड्स. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस तरह मीडियम को हम एक्सेस कर सकते हैं. आगे जाके जो प्रोटोकॉल्स हम पढ़ेंगे उसमें हमारा फोकस इसी पे होगा कि मल्टीपल सेंडर्स हैं, सेम मीडियम है,
शेयर्ड मीडियम है, उसको एट द सेम टाइम मल्टीपल नोड एक्सेस कर रहे हैं. सो हाउ वी कैन कोऑर्डिनेट द एक्सेस टू द शेयर्ड मीडियम. ठीक है ना, उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए गए हैं जिस पे अभी हम आगे जाके बात करेंगे. अनदर सर्विस इज़ रिलेटेड विद द डिलीवरी. रिलायबिलिटी किस तरह हम अचीव कर सकते हैं एट द डेटा लिंक लेयर. एक्चुअली इट विल गारंटी टू मूव जो आपके पास नेटवर्क लेयर के जो डेटाग्राम्स हैं उनको रिलायबली किस तरह मूव किया जाए अक्रॉस द लिंक विदाउट एरर्स. आपको पता है रिलायबिलिटी हमें टीसीपी भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो सिमिलर टू द ट्रांसपोर्ट लेयर रिलायबिलिटी सर्विसेज, जो डेटा लिंक लेयर की रिलायबिलिटी सर्विसेज हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस. रिसीवर को मैसेज मिला, सेंडर को इन्फॉर्म कर दे. रिसीवर को पैकेट नहीं मिला, सेंडर को इन्फॉर्म करे कि रीट्रांसमिट करे द पैकेट. सो डेटा लिंक लेयर रिलायबिलिटी, रिलायबल डिलीवरी की जो सर्विसेज हैं उसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली फॉर द लिंक्स, क्योंकि जो लिंक्स आप लोग यूज़ करते हैं दे आर प्रॉन टू एरर्स. इवन अगर मोर स्पेसिफिकली हम देखें तो जो वायरलेस लिंक्स हैं दे आर मोर प्रॉन टू हायर एरर रेट्स. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू मेक द कम्युनिकेशन रिलायबल. हाउएवर जब भी हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं या रिलायबल डिलीवरी ऑफ पैकेट्स या फ्रेम्स की बात करते हैं, सो वी हैव टू कंसिडर द ओवरहेड. ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे रिलायबिलिटी में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट्स, रीट्रांसमिशंस, कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा ओवरहेड, एक्स्ट्रा मैसेजेस, ट्रांसमिशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. तो वहाँ पे आपका ओवरहेड बढ़ जाता है. तो आपने पैकेट्स को कम से कम रखना, उनकी जो ट्रांसमिशंस हैं वो कम से कम रखनी होती हैं. ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट रिलायबिलिटी which is a service provided by the data link layer. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स की. अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं दे आर एक्चुअली नॉट फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क. दे आर द जनरल कैटेगराइजेशन ऑफ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स. एंड द पर्पज़ इज सेम कि कोऑर्डिनेट किया जाए एक्सेस टू द शेयर्ड मीडियम बाय मल्टीपल नोड्स. ठीक है, मल्टीपल सेंडर्स हैं, सेम टाइम पे चैनल को एक्सेस कर रहे हैं, compete कर रहे हैं चैनल्स के लिए. तो किस तरह उनके दरमियान इस एक्सेस टू द चैनल को कोऑर्डिनेट किया जाए, उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं. फिर हम उनको जो है ब्रॉडली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं. और वो कैटेगरीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम कहते हैं जी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड देन वी हैव द कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड फाइनली वी हैव द चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल. तो मेरे ख़्याल में इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो चैनलाइजेशन स्कीम है इसमें हम जो अवेलेबल बैंडविड्थ है किसी भी लिंक की उसको हम शेयर करते हैं by using time, by using frequency और by using code. यानी जो आपके पास FDMA, TDMA या CDMA के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्कीम्स हैं, they actually comes under the category of channelization protocol. और इसके अलावा जो controlled access स्कीम है यहाँ पे हम सेम चैनल को ही यूज़ करते हैं बाय डिफरेंट अमॉन्ग डिफरेंट यूज़र, उसी को ही शेयर करते हैं. But we actually allow each and every user to transmit in a round robin manner. ठीक है, 3 यूज़र्स हैं ABC, तीनों ने डेटा ट्रांसमिट करना है, सेम मीडियम है. A की बारी है वो ट्रांसमिट करेगा, फिर B की बारी आएगी, फिर C की बारी आएगी. अगर हर एक को हम टाइम फ्रेम देते हैं, अगर उस टाइम फ्रेम में उन्होंने ट्रांसमिशन कंप्लीट कर ली, ओके, नहीं की तो दे हैव टू वेट फॉर देयर टर्न. जिस तरह एक टोकन होता है उसको आप जो है वो कभी एक के हाथ में देते हैं, कभी दूसरे हाथ हाथ में देते हैं. तो जिसके पास टोकन होगा ओनली दैट पर्सन, ओनली दैट नोड विल बी रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेस द चैनल. एंड फाइनली जो कैटेगरी है रैंडम एक्सेस की, विच इज़ वेरी मच कॉमन,
और वेरी मच इन स्पेशली इन द वायरलेस कम्युनिकेशंस, और इस पर हम फोकस भी करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें कंटेंशन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, कंपटीशन होती है, कोई स्टेशन किसी दूसरे स्टेशन पे सुपीरियर नहीं होता, डोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। एवरी वन हैज़ टू कम्पीट फॉर द चैनल टू एक्सेस। अगर किसी स्टेशन के पास कोई डेटा है एंड इट वांट्स द स्टेशन वांट्स टू सेंड द डेटा, तो वो एक प्रोसीजर को यूज़ करेगा, प्री डिफाइंड प्रोसीजर को, जो कि प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं, किस तरह डिसीजन लेगा, कब डेटा को सेंड करेगा, डेटा को सेंड करेगा भी या नहीं करेगा। सो द डिसीजन डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम को आप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ द स्टेट, वो अवेलेबल है, वो बिजी है, वो आइडल है, वट एवर द स्टेट इज़, देन यू हैव टू टेक द डिसीजन। तो यहाँ पे जो है हम इन अप्रोचेस को यूज़ करते हैं, और फिर वहाँ पे और भी इश्यूज हैं, लेकिन उनको हम उनकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं। जो जो इस कैटेगरी के प्रोटोकॉल हैं, दे आर लाइक CSMA, एंड देन वी हैव द CSMA विद CD and CSMA with CA, and also we have the Aloha, pure Aloha, and other versions of Aloha protocols. So this was a brief overview, a brief recap of the data link layer of TCP/IP model or OSI model. Now we are going to focus on the make layer for mobile ad hoc network. ओके, जो डेटा लिंक लेयर है उसको हम 2 सब लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड नॉर्मली जब हम डेटा लिंक लेयर को स्टडी करते हैं, सो एक्चुअली फोकसिंग ऑन द मैक लेयर, ठीक है। सो अगेन लेट मी रिपीट कि जब मैं मैक लेयर की बात करता हूँ, सो इनडायरेक्टली आई रेफर टू द डेटा लिंक लेयर। सो जो मैक लेयर है और इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, they actually play a very important role in the performance of the mobile ad hoc network. Why they are important? Why they play an important role in the performance? Because जो आपके पास make protocol है, it will define के how each mobile nodes in mobile ad hoc network will share the limited available wireless bandwidth resource in an efficient manner. ये कौन डिसाइड करेगा कि कब मोबाइल नोड ने लिमिटेड वायरलेस बैंडविड्थ रिसोर्स को एक्सेस करना है, दैट इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर, हु विल डिसाइड द मैक प्रोटोकॉल। सो इफ योर मैक प्रोटोकॉल इज एफिशिएंट, ऑब्वियसली योर परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क इज गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग। सो इसीलिए इसका जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है इन द परफॉर्मेंस ऑफ द मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, बिकॉज इट डिसाइड्स किस नोड ने कब शेयर्ड लिमिटेड वायरलेस बैंडविड्थ को एक्सेस करना है। जो सोर्स और डेस्टिनेशन नोड से हो सकता है कि दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो ईच टाइम जो पैकेट्स हम सेंड करते हैं वो डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक वन हाप में नहीं पहुंचते, दे हैव टू बी रिलेड फ्रॉम वन नोड टू अनदर इन अ मल्टी हाप फैशन, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, मीडियम को एक्सेस करते हैं। सो बार बार मीडियम को एक्सेस करना भी नीड अ मैकेनिज्म, और उस मैकेनिज्म के लिए जो प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं, they are called the MAC layer protocols. So accessing the medium properly requires only informing the nodes within the vicinity of the transmission, कब उन्होंने transmit करना है, कब medium available है, कब medium जो है वो busy है। So in summary, MAC protocol control access to the transmission medium, ठीक है, and their aim is to provide an orderly and efficient use of the common spectrum, and their spectrum is limited and their spectrum is shared. So that is the basic responsibility of the MAC layer. अब जब हम बात करते हैं मोबाइल एड हॉक नेटवर्क की, तो आपको पता होगा कि मोबाइल एड हॉक नेटवर्क को डिप्लॉय करना वो सिंपल है। वाई इट इज़ सिंपल? बिकॉज यू डू नॉट रिक्वायर एनी फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरह सेल फोन्स के केस में या सेलुलर नेटवर्क्स के केस में यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, वायरलेस लेन के केस में इफ़ इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड तो वहाँ पे यू विल नीड द इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जो मोबाइल एड हॉक नेटवर्क है वहाँ पे फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो इट मेक द डिप्लॉयमेंट सिंपल एंड आल्सो सूटेबल फॉर अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस। और बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने मानेट की पढ़ी भी थी।
सो सच एज फॉर एग्जांपल कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग है, जो मैंने एग्जांपल्स दी थी कि अगर आप लोग कहीं पे एयरपोर्ट पे किसी के फ्रेंड्स को कोई चीज़ सेंड करना चाहे बाय यूजिंग एड हॉक मेथड, या अगर आप कहीं पे कॉन्फ्रेंस चाहते हैं और वहाँ पे आप लोग एड हॉक नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स क्रिएट करते हैं टू कोलैबोरेट एक्सेट्रा, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं डिज़ास्टर्स, बैटलफील्ड वगैरह वगैरह। सो ये सारे एप्लीकेशंस हमने पढ़ी हैं। ओके, एक मानेट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हैं, चूँकि ये वायरलेस नेटवर्क्स हैं तो जो मीडियम ये यूज़ करते हैं वो एक्चुअली अ ब्रॉडकास्ट मीडियम है, और वो मीडियम कॉमन भी है, यानी उसको हम शेयर करते हैं अमोंग मल्टीपल यूजर्स। तो इफ़ द मीडियम इज़ ब्रॉडकास्ट एंड इफ इट इज़ शेयर्ड, so it must be managed in an efficient manner. That is why MAC protocols are necessary to solve these issues for us. चूँकि जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास लिमिटेड है, और जो बैंडविड्थ अवेलेबल है फॉर कम्युनिकेशन इन सच टाइप ऑफ नेटवर्क वो भी हमारे पास लिमिटेड है। तो अब इस शेयर्ड मीडियम को एक्सेस किस तरह किया जाए, इस एक्सेस को किस तरह कंट्रोल किया जाए, ताकि हर एक नोड को हम फेयरली ट्रीट कर सकें, किसी एक नोड को दूसरे नोड पे डोमिनेंसी ना दी जाए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, सबको इक्वल चांस दिया जाए कि वो शेयर्ड मीडियम को एक्सेस कर सकें बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सेस मेथडोलॉजीज और मैकेनिज्म्स। और जो अवेलेबल बैंडविड्थ हैं जो लिमिटेड हैं उसको हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके। सो ऑल दीज आर इश्यूज दैट आर गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैक लेयर प्रोटोकॉल टू हैंडल दीज इश्यूज फॉर अस। ओके, फर्दर मोर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वायरलेस मीडियम की, actually they are different from the characteristics of wired medium। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि वायरलेस मीडियम में हमारे पास जो है वो लिमिटेड बैंडविड्थ तो है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, बैंडविड्थ लिमिटेड है, चैनल जो फ्रीक्वेंसीज आपको दी जाती हैं वो लिमिटेड है, जो है वो जो मीडियम अवेलेबल है वो शेयर्ड है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, उसकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकते हैं। उसमें एरर्स जो हैं वो दे आर मोर प्रोन टू एरर्स। ठीक है, सो मानेट आर आल्सो वायरलेस नेटवर्क्स, सो दे नीड to address these unique issues। और चूंकि मोबाइल एड हॉक नेटवर्क है, सो वी आल्सो हैव टू हैंडल सम स्पेसिफिक इश्यूज जो कि बाकी टाइप की वायरलेस नेटवर्क्स में नहीं है। फॉर एग्जांपल मोबिलिटी, नोड मोबिलिटी इज एन इशू दैट इज स्पेसिफिक टू मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, लिमिटेड bandwidth, error prone broadcast channel, hidden and exposed terminal problem, they are very much in everywhere in any wireless network. So we need a mechanism to handle these types of issues, and also more specific type of or subcategories of mobile ad hoc network, they have restrictions over their energy, किस तरह आप उनकी एनर्जी को efficiently utilize कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज आर फैक्टर्स विच एक्चुअली इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क, एंड दे मेक these factors make them a different types of network and differentiate them from the wired network। so इन सारी चीज़ों का खुलासा ये है कि we need different set of protocols, different solutions are required for solving these issues and controlling access to the shared medium in such type of dynamic and mobile networks। Performance measure for make clear protocols designed for mobile ad hoc network, कि जब आप कोई प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं मोबाइल एड हॉक नेटवर्क के लिए, या आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल जो कि ऑलरेडी डिज़ाइन किए गए हैं फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, जब आप उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप लोग जो है वो सामने रखेंगे वाइल स्टडिंग दिस प्रोटोकॉल। चूँकि जो फंडामेंटल चैलेंज है हमारे पास इन मोबाइल एड हॉक नेटवर्क रिसर्च, वो हमारे पास दैट इज़ के किस तरह हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को या ओवरऑल नेटवर्क की थ्रूपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वाइल एट द सेम टाइम किस तरह हम एनर्जी कंजम्पशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
जब हम पैकेट को ट्रांसमिट करते हैं या किसी पैकेट को हम प्रोसेस करते हैं या कोई और काम जब हम करते हैं तो उस पे हमारी एनर्जी कम से कम यूटिलाइज हो और जो हमारे नेटवर्क का थ्रूपुट है या जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास इंक्रीज हो. So in order to address these problems, you have to keep in mind several performance measures that need to be considered. And the first two of them are the throughput and delay. थ्रूपुट हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और डिले हमें कम से कम चाहिए. और थ्रूपुट को जनरली हम मेजर करते हैं एज द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड फ्रेम्स पर यूनिट टाइम. बिट पर सेकेंड्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कितने बिट्स आप जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं एक मिनट में. सो दैट इज़ एक्चुअली द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम. जबकि ऑन द अदर हैंड जो आपके पास ट्रांसमिशन डिले है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली द इंटरवल कि जब आप कोई फ्रेम है वो दैट इज़ द अराइवल टाइम एट द मेक लेयर ऑफ अ ट्रांसमीटर and the time at which the transmitter realizes that the transmitted frame has been successfully received. पैकेट सेंड करते हैं, मिलने तक कितना टाइम गुजरा, ट्रांसमिशन डिले. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है घर से यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो घर से निकलने के बाद यूनिवर्सिटी तक पहुंचने तक आप कितना टाइम लेते हैं. व्हाट इज़ द डिले? इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. इन यूर केस हो सकता है कि कौन सा मीडियम ट्रांसपोर्टेशन का आप यूज़ कर रहे हैं, किस टाइम पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, कंजेशन क्या है, रोड की कंडीशन क्या है, वेदर क्या है, वगैरह वगैरह. सेवरल फैक्टर्स कैन इफेक्ट योर परफॉर्मेंस या योर सेवरल फैक्टर्स कैन इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इन द सेम मैनर. सो ट्रांसमिशन डिले इज़ दैट थिंग. इसके अलावा फेयरनेस इज़ अनदर important measure that need to be considered for performance. And fairness, generally fairness में हम measure करते हैं कि how fair the channel allocation is among the flows in different mobile nodes. चूँकि different mobile nodes at the same time same shared medium को access कर रहे हैं, तो क्या कोई जो आपका चैनल एक्सेस करने का मैकेनिज़्म है, क्या वो सारे नोड्स को इक्वली ट्रीट कर रहा है, क्या उसमें फेयरनेस है, या वो क्वालिटी ऑफ सर्विस की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से एक नोड को दूसरे पे फोकियत दे रहा है. ठीक है. तो जो नोड की मोबिलिटी है इन द मोबाइल एड हॉक नेटवर्क और जो चैनल्स की अनरिलायबिलिटी है, ये दो फैक्टर्स हैं जो कि फेयरनेस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं. हो सकता है कि आपका स्कीम फेयर हो लेकिन वो मोबिलिटी की वजह से फेयरनेस को, हाई लेवल ऑफ फेयरनेस को अचीव ना कर सके. हो सकता है कि आपका प्रोटोकॉल फेयरनेस, आपने उसमें फेयरनेस रखी हो लेकिन जो वायरलेस चैनल्स की अनरिलायबिलिटी है उसकी वजह से उसकी फेयरनेस इफेक्ट कर जाए. अनदर फैक्टर इज़ एनर्जी एफिशिएंसी और इस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं. सो इसकी डिटेल्स में मैं दोबारा नहीं जा रहा, बट आपका प्रोटोकॉल जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो एनर्जी कंजम्पशन को यूज़फुल बना सके, कम से कम एनर्जी को जो है वो स्पेंड करें. मल्टीमीडिया सपोर्ट, जो आपका मेक प्रोटोकॉल है, क्या वो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक्स को एकमोडेट कर सकता है, क्या वो डिफरेंट सर्विस रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर सकता है. फॉर एग्जांपल थ्रूपुट, डिले, फ्रेम लॉस रेट एक्सेट्रा. क्योंकि मल्टीमीडिया का जो ट्रैफिक है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैफिक. इसी तरह रियल टाइम ट्रैफिक इज़ डिफरेंट फ्रॉम मल्टीमीडिया ट्रैफिक और फ्रॉम नॉर्मल ट्रैफिक. सो क्या आपके प्रोटोकॉल में उसकी सपोर्ट है. सो दैट इज़ अ परफॉर्मेंस फैक्टर बिकॉज नॉर्मली बहुत सारे सिनारियोज इस तरह के हैं जहाँ पे वी आर डीलिंग विद कॉन्टीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ द डेटा. सो आपका प्रोटोकॉल कॉन्टीन्यूअस स्ट्रीम को हैंडल कर सकता है या नहीं, दैट इज़ एन इशू, a performance factor. Now it's time to shed some light over the issues, specific challenges while designing a MAC layer protocol for mobile ad hoc network. So let us talk about some issues. And the issues, the first issue is related with the bandwidth efficiency.
और बैंडविड्थ पे हमने काफ़ी बात कर भी ली, तो बैंडविड्थ एफिशिएंसी को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो जो रेशो है बिटवीन, या जो रेशो है ऑफ द बैंडविड्थ यूज्ड फॉर एक्चुअल ट्रांसमिशन टू द टोटल बैंडविड्थ अवेलेबल। यानी वायरलेस नेटवर्क्स में स्पेसिफिकली जो बैंडविड्थ आपको अवेलेबल है, आप फुली उसको इन नॉर्मल कंडीशन अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप 100% लेक्चर को जो है वो अपने माइंड में बिठा नहीं सकते, डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ योर ब्रेन, कि आप कितना जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो बैंडविड्थ की भी यही मिसाल है। एफिशिएंसी ऑफ द बैंडविड्थ इज़ एक्चुअली द रेशो कि आपको कितना बैंडविड्थ अवेलेबल है और कितना आप जो है एक्चुअल यूज़ कर रहे हैं फॉर योर ट्रांसमिशन। चूँकि जो स्पेक्ट्रम है वो आपके पास लिमिटेड है, तो जो बैंडविड्थ अवेलेबल है फॉर कम्युनिकेशन वो भी लिमिटेड है। पूरा का पूरा वायरलेस जो स्पेक्ट्रम है उसको डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, और उसमें से एक स्मॉल पोर्शन जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशंस के लिए एलोकेट किया गया है। तो चूंकि वो एलोकेटेड स्पेक्ट्रम इटसेल्फ लिमिटेड है, और जो एलोकेटेड आपको बैंडविड्थ है वो भी लिमिटेड है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप इस अवेलेबल बैंडविड्थ को एफिशिएंटली जो है वो यूटिलाइज कर सकें। और बैंडविड्थ की बात आ गई तो मेजॉरिटी ऑफ द मोबाइल एड हॉक नेटवर्क के जो एप्लीकेशंस हैं वो जिस बैंड को यूज़ करते हैं उसको हम ISM बैंड कहते हैं, विच स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड। देयर इज़ फ्री ऑफ लाइसेंसिंग, लेकिन बहुत सारे वायरलेस नेटवर्क्स जो हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। और चूंकि जो वायरलेस है ये ख़ुद एक टाइटली कंट्रोल्ड मीडियम है, और इसके जो चैनल की बैंडविड्थ है वो लिमिटेड है। एंड टिपिकली जो वायरलेस नेटवर्क्स के लिए जो बैंडविड्थ रखा गया है दैट इज़ मच मोर लेस देन other type of networks. So also wireless medium is limited and also there is error prone. तो आपने जो है वो error control mechanisms को भी सामने रखना होगा। और लेट्स सपोज अगर जो अवेलेबल बैंडविड्थ है वो आपके लिए सफिशिएंट भी है, तब भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फेडिंग पे, नॉइस पे, इंटरफ्रेंस पे वगैरह वगैरह पे, जो कि ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन को जो है सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट कर सकती हैं और परफॉर्मेंस को जो है वो डिग्रेड कर सकती हैं। बैंडविड्थ से रिलेटेड एक और फैक्टर है जिसको भी कंसिडर करना वो इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द कंट्रोल ओवरहेड इन्वॉल्व्ड। चूँकि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो डेटा के अलावा आप कंट्रोल मैसेजेस को भी फ्रॉम टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते हैं, सो दैट कंट्रोल मैसेजेस मस्ट बी कैप्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल। उसका जो साइज़ है वो आप लोगों ने कम से कम रखना होगा। और इसके अलावा जो मेक प्रोटोकॉल ऑन द अदर साइड दे हैव टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द अवेलेबल बैंडविड्थ। नेक्स्ट फैक्टर इज़ क्वालिटी ऑफ सर्विस सपोर्ट। क्या आपके प्रोटोकॉल में जो मैक प्रोटोकॉल आप डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस को सपोर्ट करने के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में नॉर्मली जो नोड्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इस वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विस को सपोर्ट करना टू डेटा सेशंस दैट इज़ पॉसिबल बट डिफ़िकल्ट। आप सबको जिस तरह फेयर तरीके से हैंडल करना वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अदर फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह जो क्वालिटी ऑफ सर्विस सपोर्ट है वो तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन सम फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल मोबिलिटी इज़ वन ऑफ देम, नेटवर्क पार्टीशनिंग इज़ अनदर फैक्टर जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस को इफ़ेक्ट कर सकती है, और आपके डिज़ाइन को में क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आप डालना चाहें तो उसको वो डिफ़िकल्ट बना सकती हैं। बैंडविड्थ रिजर्वेशन made at one point of time may become invalid once the node moves. This is because of the mobility. क्या आपने एक नोड को क्वालिटी ऑफ सर्विस की वजह से उसको एक बैंडविड्थ जो है वो डेडिकेट कर दिया,
रिजर्व कर लिया, एलोकेट कर लिया, लेकिन जब वो मूव करता है तो उस मूवमेंट की वजह से जो रिजर्वेशंस आपने की थी वो स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए थी। जब आप मूव करते हैं तो वो रिजर्वेशन गई, अब दोबारा आपने रिजर्वेशन करनी होगी तो उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस तो ये ना होगी ना, हुई लेकिन वो इफेक्ट हो गई। ठीक है, सो क्वालिटी ऑफ सर्विस इज एसेंशियल। The question is why we need quality of service in such scenarios. So it is important for some type of traffics, for example, time critical, mission critical, or real time, or some stream type of data that require immediate actions. For example, safety से related कोई applications हैं या military से communication से related कोई applications हैं, तो वहाँ पे अगर आप quality of service को guaranteed नहीं करेंगे, so there is a questionable. तो अगर आपका कोई मैक लेयर प्रोटोकॉल है और वो क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी सपोर्ट करता है, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर योर प्रोटोकॉल। स्पेसिफिकली अगर आपका मैक प्रोटोकॉल सच रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है या वो इन सिनारियोस में यूज़ होने जा रहा है, तो उस केस में जो क्वालिटी ऑफ सर्विस सपोर्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है। और आप इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं? बाय रिजर्वेशन और बाय गिविंग प्रायोरिटीज टू सर्टेन टाइप्स ऑफ नोड्स और सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रैफिक फ्लोज। Another issue that need to be considered is related with synchronization, and your make protocol must take into consideration the synchronization between nodes in the network. Specifically जो synchronization है वो बैंडविड्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर आपने टाइम स्लॉट्स में उसको डिवाइड किया है, ठीक है ना, और हर एक नोड को आप स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं, तो अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, जब कंट्रोल वहाँ पे जो है वो अगर दोनों के क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं है तो कोलिजन्स पॉसिबल है, कोलिजन्स होगी, डेटा लॉस होगा, रिट्रांसमिशन होगी, परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। सो synchronization must be handled with great care। और synchronization को आप अचीव कर सकते हैं with the help of exchange of control message, लेकिन ये जो कंट्रोल पैकेट्स या मैसेजेस हैं इसको आपने इसकी साइज़ को कम रखना होगा, इसको आपने कम से कम रखना होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैसेजेस नेटवर्क में हैं तो जो डेटा पैकेट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो इससे भी जो आपकी परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होगी। तो आपके जो कंट्रोल पैकेट से आप लोगों ने ये बात जहन में रखना होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविड्थ को कंज्यूम ना करे, ठीक है। अनदर फैक्टर इज़ हिडन एंड एक्सपोज्ड टर्मिनल प्रॉब्लम्स। इसको मैक लेयर पे ही आप लोग अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और इस पे पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं और आगे भी इसी लेक्चर में इस पे और भी डिस्कशंस होगी, बट लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन कि जो आपके पास हिडन और एक्सपोज नोड के प्रॉब्लम हैं ये वायर्ड नेटवर्क में नहीं है, दे आर यूनिक टू द वायरलेस नेटवर्क्स। और क्यों हैं उसको अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हिडन टर्मिनल या हिडन नोड प्रॉब्लम, इट एक्चुअली अ फिनोमेना जहाँ पे पैकेट्स में कोलिजन्स होती हैं। ये कोलिजन्स इन द पैकेट्स कहाँ पे होती है? रिसीविंग नोड पे। क्यों होती है? साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन की वजह से। साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन को तो हम हैंडल कर सकते हैं विद मैक, फिर ये कोलिजन क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये जो दो नोड्स ट्रांसमिट कर रहे हैं टू द सेम रिसीवर, वो एक दूसरे के डायरेक्ट ट्रांसमिशन नोड में नहीं है। हाँ, वो ट्रांसमिशन नोड में दोनों रिसीवर के ट्रांसमिशन रेंज में तो है, लेकिन सेंडर्स एक दूसरे के ट्रांसमिशन रेंज में नहीं हैं। तो फॉर एग्जांपल ए बी सी को ट्रांसमिट कर रहा है, बी बी सी को ट्रांसमिट कर रहा है। ए और बी दोनों एक दूसरे के रेंज में नहीं हैं, लेकिन दोनों सी के रेंज में हैं, विच इज़ द रिसीवर। तो ए बी सी को कर रहा है, बी बी सी को कर रहा है एट द सेम टाइम, तो वहाँ पे कोलिजन के प्रॉब्लम हैं, चांसेस हैं, एंड द प्रॉब्लम अकर बिकॉज ऑफ द हिडन नोड। ए बी से हिडन है, बी ए से हिडन है। So that is possible in the wireless networks and we need कि आपका जो प्रोटोकॉल होगा वो इस सिनारियो को किस तरह हैंडल करेगा। आई होप आप लोगों ने हिडन नोड प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई मिड टर्म में कोई क्वेश्चन भी इस पे आया था और आप लोगों ने अटेम्प्ट भी किया था। ओके,
ऑन द अदर साइड जो आपके पास एक्सपोज्ड टर्मिनल प्रॉब्लम है, इट इज़ एक्चुअली अपोजिट ऑफ द हिडन. दिस इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ नोड, यानी एक नोड दूसरे नोड को ब्लॉक करता है, या एक नोड ब्लॉक होता है ड्यू टू ट्रांसमिशन बाय अनदर नोड. दो नोड्स आपस में नेबर हैं और दोनों किसी सेम डेस्टिनेशन को डेटा सेंड करने जा रहे हैं, लेकिन एक नोड दूसरे को ब्लॉक कर देता है. ठीक है ना, हालांकि वो खुद ट्रांसमिशन नहीं भी कर रहा था, लेकिन स्टिल वो दूसरे को ब्लॉक मोड पे रख देता है कि आपने ट्रांसमिशन नहीं करनी. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड द एक्सपोज्ड टर्मिनल प्रॉब्लम और एक्सपोज्ड नोड प्रॉब्लम. ये जो दोनों प्रॉब्लम हैं, इसका एंड इफेक्ट थ्रूपुट ऑफ द नेटवर्क पे पड़ता है. इट विल रिड्यूस द थ्रूपुट ऑफ द नेटवर्क, क्योंकि आपके नेटवर्क ट्रैफिक पे लोड ज़्यादा बढ़ेगा. नोड्स जो हैं वो कंटिन्यूसली कंटेंट करेंगे, कम्पीट करेंगे चैनल एक्सेस के लिए. वो एक्सेस करने के लिए डिफरेंट मैसेजेस सेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोड बढ़ा रहे हैं. लोड बढ़ा रहे हैं तो आप नेटवर्क की परफॉर्मेंस को या थ्रूपुट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. देयरफॉर इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर द मेक प्रोटोकॉल कि वो जो है इन दोनों प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से नेटवर्क के लोड को कम करते हुए, थ्रूपुट को इंक्रीज करते हुए, इन दोनों प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सके. देन वी हैव द एरर प्रोन शेयर्ड ब्रॉडकास्ट चैनल. वेल, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको आप लोगों ने सामने रखना होगा while you are designing a solution for the Mac layer. क्योंकि हम नॉर्मली ब्रॉडकास्ट नेचर को ही यूज़ करते हैं. वो ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग भी हो सकती है, कंट्रोल भी हो सकती है, बट स्टिल जो रेडियो चैनल है उसको आप जो है वो शेयर कर रहे हैं. सो ब्रॉडकास्ट जब भी होगी तो जो एक नोड की ट्रांसमिशन है, इट विल बी रिसीव्ड by all the nodes जो कि उसके डायरेक्ट ट्रांसमिशन रेंज में हैं. That is actually what happen in broadcast. अब जब कोई नोड डेटा को रिसीव कर रहा है तो अदर नोड्स इन द नेबरहुड अपार्ट फ्रॉम द सेंडर कोई और जो है फिर ट्रांसमिट नहीं कर सकता. ठीक है ना, एक वक्त में एक ट्रांसमिशन होगी और वो सेंडर कर रहा है. जो नेबरहुड के बाकी नोड से वो भी ट्रांसमिशन नहीं कर रहे. कोई नोड जो है वो शेयर्ड मीडियम को कब एक्सेस करेगा, तब ही वो एक्सेस कर सकता है जब इसकी ट्रांसमिशन किसी ऑन गोइंग ट्रांसमिशन सेशन को इफ़ेक्ट ना करे. जिस तरह क्लास में सिर्फ एक टाइम में एक बंदा जो है वो क्वेश्चन कर सकता है, दूसरा बंदा तब क्वेश्चन कर सकता है जब वो पहले के क्वेश्चन को इंटरफेयर ना करे, उसको जो है वो इंटरप्ट ना करे, उसको जो है ऑनगोइंग जो क्वेश्चन है उसको इफ़ेक्ट ना करे. सो दैट इज़ द केस ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स ब्रॉडकास्ट सिनारियोस. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं एंड दे ऑल वांट टू कम्युनिकेट एंड दे वांट टू कम्युनिकेट एट द सेम टाइम, बट द चैनल इज़ वन and they want to access the channel simultaneously. So वो क्या करते हैं, compete करते हैं चैनल के लिए. अब यहाँ पे जब वो compete करते हैं at the same time, so there are chances of collision, packet collision are possible. ठीक है, and स्पेशली वायरलेस नेटवर्क्स में ये collision और भी ज़्यादा है और माइनेट में तो और भी ज़्यादा है. So आपका जो मेक प्रोटोकॉल है, it should grant channel access to nodes in such a manner that collisions are minimized. अगर आप eliminate नहीं कर सकते fully तो at least उसको आप जो है वो minimize कर लें. And also जो आपका प्रोटोकॉल है Mac layer का, it should ensure that all the nodes are treated fairly. इस तरह नहीं है कि access में आप कुछ को तो priority दे दे और बाकी को जो है वो access की priority ना दे. So fairness is important aspect that need to be considered while designing a Mac layer protocol. Another issue is distributed nature of the mobile ad hoc network because we don't have any centralized coordination among the nodes. कोई जिस तरह cellular networks में है या जिस तरह infrastructure based networks में है और some other types of wireless networks जहाँ पे एक centralized authority होती है और वो responsible
होती है फॉर मैनेजिंग द नेटवर्क, फॉर कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन नहीं है मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में, ठीक है। अब ये क्यों नहीं है? बिकॉज मानेट में आपको पता है नोड्स कीप मूविंग कॉन्टीन्यूसली, सो इट बिकम इनफिजिबल टू डिप्लॉय अ सेंट्रलाइज अथॉरिटी, और जो कि है नोड्स की मोबिलिटी को भी मैयर करे, और हो सकता है कि वो नोड उसके कवरेज एरिया से निकल जाए, सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। देयरफॉर जो नोड्स हैं मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में, दे मस्ट बी स्केड्यूल in a distributed fashion for gaining access to the channel. Still they need to access the channel even if they are mobile. During mobility they would be allowed to access the channel in a distributed fashion. So your protocol must have to handle these issues. And that is possible with the help of exchange of the control information. लेकिन control information से again overhead बढ़ेगा, additional overhead network पे आएगा, तो उसको भी आपने जो है वो सामने रखना होगा in terms of bandwidth consumptions. You have to keep the overhead as minimum as possible. And mobility of nodes itself is a problem. We have talked a lot about the mobility of the nodes, which is the main characteristics of mobile ad hoc network, and that is a very important factor actually, which affect the performance, the throughput of the protocol as well as the network as well. जो bandwidth reservation है, जो कि आप मेड करते हैं, आप रिजर्व करते हैं for the transmission या for the control in for the transmission of the packets, data packets are control information, वो it will be useless if the node's mobility is very high. So your make protocol will obviously has no role to play in influencing the mobility of the nodes. In simple words, if your protocol does not handle the mobility of the nodes, then it is useless. यानी जो प्रोटोकॉल आप डिज़ाइन करेंगे, it must take this mobility factor into consideration, ताकि परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट ना हो ड्यू टू दिस मोबिलिटी। तो जो सोल्यूशन आप डिज़ाइन करेंगे वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि अगर नोड स्टैटिक है तो वो चैनल को एक्सेस या कंटेंट चैनल के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर नोड मोबाइल है तो फिर वो कंटेंशन नहीं है, वो चैनल एक्सेस नहीं है। नो, you have to deal with the mobility of the nodes. Your protocol must be ready for it कि node before transmitting data, during transmission of data और after transmission of data वो किसी भी टाइम पे मूव कर सकता है randomly किसी भी लोकेशन पे, and not only move but they will move at a very high speed. So the protocol must have to deal with mobility of the nodes. These were some issues that we need to address while designing a protocol for mobile ad hoc network. Now there are some design goals, and they need to be keep in front of you while you are designing a protocol for the mobile ad hoc network. Actually, these goals are derived from the issues that we just discussed above. यानी अगर आप उन issues को address कर लें, so you will achieve these goals. और अगर आप इन goals को achieve करना चाहें तो then you have to solve the issues. They are like lazim malzoom for one another. So let us briefly go through these design goals. The first goal is distributed, and that is very obvious. The scenarios that we are dealing with is distributed. We don't have any centralized authority, we do not have any fixed infrastructure. तो आप जिस सिनारियो को हैंडल कर रहे हैं, जिस टाइप के नेटवर्क के लिए आप सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर. सो जो आपका प्रोटोकॉल होगा, जो आपके प्रोटोकॉल के ऑपरेशन होंगे, इट मस्ट बी एबल टू ऑपरेट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड वे. Second goal for designing the protocols for the MAC layer is quality of service support, especially for the real-time traffic.
एस आई जस्ट मैंशनड कि आपके पास एक नॉर्मल ट्रैफिक है और एक आपके पास सोफिस्टिकेटेड टाइप की ट्रैफिक है, रियल टाइम ट्रैफिक है, टाइम क्रिटिकल कोई एप्लीकेशन का डेटा है, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन का कोई डेटा है, कोई बैटल फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कोई सेफ्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. So obviously they will require some sort of quality from you. Your protocol must be able to provide special to treat the special type data in a special way, and that is what we call the quality of service. So the protocol must provide its quality of service support for the real time traffic. Third goal or third objective of the MacLayer protocol design is related with the delay, and that is the access delay. And access delay refers to the time taken by a node to access the shared medium for transmission, and that is actually the average delay जो कि कोई भी पैकेट एक्सपीरियंस करता है to get transmitted. इस चैनल एक्सेस डिले को आपने मिनिमम रखना होगा. इन अदर वर्ड्स जो कंपटीशन है उसमें जो टाइम लगता है नोड्स का इन ऑर्डर टू एक्सेस द चैनल वो कम से कम होना चाहिए. एंड लेट मी एट अनदर पॉइंट हेयर कि सिर्फ चैनल को एक्सेस करने के लिए कंपटीशन हो और जब आप एक नोड को चैनल एक्सेस दे दे तो फिर वो जब तक अपने डेटा को फुली ट्रांसमिट ना करे वो चैनल उसी के पास रहे, दैट इज़ नॉट फेयरनेस. तो अपने फेयरनेस को भी सामने रखना होगा. You have to define some time slots for each and every node that is competing for the channel. यानी आपने forever चैनल को किसी एक नोड को डेडिकेटेडली नहीं देना. Similarly, another design goal is related with the bandwidth, और bandwidth को आपने जो available bandwidth है उसको आपने efficiently utilize करना होगा. और इसको आप किस तरह efficiently utilize कर सकते हैं वो मैंने बता दिया कि आप जो है कंट्रोल मैसेजेस को कम से कम रखेंगे. इसके अलावा जो कंटेंशन है उसको जो एक्सेस डिले है वो भी आप कम से कम रखेंगे वगैरह वगैरह. On fifth number we have a design goal, and that is related to ensure fairness allocation of the resources, for example bandwidth to all the nodes. So एक तरफ पे you have the quality of service and on the other hand the demand is for fair allocation. So you have to keep a balance between them. Allocation में fairness होनी चाहिए, but if it is a real time traffic then you have to give them quality of service support as well. Similarly, control overhead must be kept as low as possible. और अगर आप इसको लो रखेंगे तो इसका मतलब है कि आप बैंडविड्थ को एफिशिएंट यूटिलाइज कर रहे हैं और आप नेटवर्क के लोड को कम कर रहे हैं और आप एफिशिएंसी को जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं. सिमिलरली हिडन और एक्सपोज नोड टर्मिनल या नोड्स या टर्मिनल प्रॉब्लम्स को भी आपने एड्रेस करना होगा या उनके इफ़ेक्ट्स को आपने कम से कम करना होगा. A unique design goal is scalability of the network. As you know कि one of the characteristics of mobile ad hoc network is that they are scalable. नेटवर्क की यूज़र्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किसी भी टाइम चेंज हो सकती हैं and they would be planning to scale their network from hundreds of nodes to thousands of nodes. तो अगर आपने प्रोटोकॉल 100 नोड्स को डील करने के लिए बनाया है और फिर वो 1000 नोड्स को हैंडल नहीं कर सकता, so there is a problem. So your protocol must be scalable because the network for which you are designing your protocol, they are scalable. So you must have to handle the scalability issues. Similarly, for some type of mobile ad hoc networks, power is an issue, energy consumption. तो जो आपका प्रोटोकॉल है वो एनर्जी को if it is a बैटरी पावर्ड नोड और वहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने मेक प्रोटोकॉल को, तो वो एनर्जी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगा. And also the protocol should have mechanism for adaptive data rate control. This is something new, adaptive. Adaptive rate control हम उसे कहते हैं कि there is the ability to control the rate of outgoing traffic from a node after taking into consideration factors like load in the network, status of the neighbor nodes, etc.
adaptive rate control, a simple example, for example, if you are driving at 120 kilometer per hour, but ahead you see congestions or you see an obstacle on the road, so you suddenly decrease your speed. आप खुद को अडॉप्ट करते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द रोड और कंडीशन और समथिंग लाइक दैट. सो सिमिलरली जो आपका मेक क्लियर प्रोटोकॉल है उसका जो 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 डेटा रेट है इट मस्ट बी अडाप्टिव. अगर बेस्ड ऑन फॉर एग्जांपल नेटवर्क कंडीशन को सामने रखते हुए, ट्रैफिक को सामने रखते हुए, इट शुड एडजस्ट इट्स ट्रांसमिशन रेट. कंजेशन नहीं है या नेबरहुड के जो नोड्स हैं वो ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं, सो द स्पीड शुड बी डिफरेंट. वाइल अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, कंजेशन ज़्यादा है, या बफर वैल्यू, बफर जो स्टेटस है एट द रिसीविंग साइड बफर फुल होने वाला है, तो उस केस में यू हैव टू एडजस्ट योर ट्रांसमिशन स्पीड्स. सो देयर इज़ समथिंग रिलेटेड विद द एडाप्टिव ट्रांसमिशन रेट और एडाप्टिव रेट कंट्रोल. Okay, point number 11 is not compulsory. However, if you want to improve the performance of the network and if you want to reduce the power consumptions of the node, तो उस केस में आप डायरेक्शनल एंटेनास को यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मली ब्रॉडकास्ट के लिए स्पेसिफिकली हम लोग यूज़ करते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटेनास को, जो कि हर डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसमिट करती हैं. तो अगर आप इंटरफ्रेंस को रिड्यूस करना चाहें, स्पेक्ट्रम रीयूज़ को इंक्रीज़ करना चाहें और पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहें, तो उसके लिए आप डायरेक्शनल एंटेना से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन कर सकते हैं. आगे जाके हम मेक के प्रोटोकॉल्स को स्टडी करेंगे. वहाँ पे एक प्रोटोकॉल है एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्शनल एंटेनास कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे इसकी डिटेल्स को हम फिर देखेंगे. एंड सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज़ में भी इस पे हमने बात की कि जो मीडियम है वो शेयर्ड है और मल्टीपल नोड्स उसके लिए कंटेंट कर रहे हैं, मल्टीपल नोड्स एट द सेम टाइम ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम डिफरेंट नोड्स को स्लॉट्स अलॉट करते हैं, तो अगर उन स्लॉट्स में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो कोलिजन होगी. तो synchronization among node is very important, specifically for bandwidth reservation and also to avoid the collision among the packets. So your protocol must be able to provide time synchronization among different nodes. So these were few design goals or objectives that we must need to keep eyes on while designing protocols for mobile ad hoc network. पहला जो गोल था that was related with the distributed nature of the mobile ad hoc network. Our second goal was related with the quality of service. The third goal is related with the access delay, कम से कम होना चाहिए, quality of service provide करनी चाहिए, distributed environment में उसे काम करना चाहिए. फोर्थ इज़ रिलेटेड विद द अवेलेबल बैंडविड्थ विच इज़ लिमिटेड, तो उसको किस तरह एफिशिएंटली यूटिलाइज आप कर सकते हैं. फेयर एलोकेशन इज़ अनदर डिज़ाइन गोल कि किस तरह आप सारे नोड्स को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं वाइल एलोकेटिंग डिफरेंट रिसोर्सेज टू देम. आवर सिक्स गोल इज़ रिलेटेड विद द कंट्रोल ओवरहेड के किस तरह आप कंट्रोल मैसेजेस को कम से कम जो है वो यूज़ कर सकते हो, किस तरह उसके साइज़ को आप जो है वो कम से कम रख सकते हैं ताकि नेटवर्क पे लोड ज़्यादा ना बढ़े. एंड देन सेवन्थ नंबर पे कि योर प्रोटोकॉल का जो गोल है वो ये होना चाहिए कि हिडन और एक्सपोज्ड नोड या टर्मिनल प्रॉब्लम को वो एड्रेस करे. स्केलेबिलिटी उसमें होनी चाहिए चूँकि मानेट है, नंबर ऑफ़ नोड्स किसी भी टाइम पे जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, तो आपका प्रोटोकॉल भी अकॉर्डिंगली उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इस लार्ज नंबर ऑफ़ नोड्स या स्केलेबिलिटी को जो है वो हैंडल कर सके. नाइन्थ नंबर पे पावर कंजम्पशंस हैं कि जो पावर है वो एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज़ कर सके. एट द 10 नंबर एडाप्टिव रेट कंट्रोल मैकेनिज़्म उसमें होना चाहिए. डायरेक्शनल एंटीना सपोर्ट अगर है तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट. एंड लास्टली सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज़्म उसमें जो है वो होना चाहिए.